बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लाइन 4 ग्रुप, जिसको हम V4 से भी डिनोट करते हैं और K4 से भी डिनोट करते हैं, और इसमें 4 एलिमेंट्स होते हैं। इसका मैंने सेट भी लिखा हुआ है और इसकी ये रिप्रेजेंटेशन भी लिखी हुई है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग ग्रुप है। तो पहले हम देखते हैं कि इसको K4 लिखते हैं और V4 लिखते हैं। इसको एक जर्मन मैथमेटिशियन फ्लिक्स क्लाइन ने 1884 में डेवलप किया था, इसलिए इसको क्लाइन 4 ग्रुप का नेम दिया गया और क्लाइन फ्लिक्स क्लाइन के नाम पे रखा गया है, और इसी की वजह से इसको K4 लिखा करते हैं। और इसमें 4 एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए 4 का वर्ड यूज़ करते हैं। और ये ग्रुप बनता है, इसलिए ये ग्रुप भी लिखा है। और ये V4 क्यों लिखा है, इसके बारे में जानते हैं। असल में फिलिक्स क्लाइन जर्मन मैथमेटिशियन था, इसलिए उसने जर्मन लैंग्वेज में इसका नेम रखा था V4, यानी कि 4 ग्रुप। और जर्मन लैंग्वेज में 4 का जो हिस्सा है उसके लिए वर्ड यूज़ होता है वियर, VIER। हमारे लिए तो ये वियर है, लेकिन वो इसको पढ़ते हैं फिया, FIA। तो इसलिए क्लाइन ने इसको फिया ग्रुप का नेम दिया था, यानी 4 ग्रुप का नेम दिया था। तो इसलिए इसके लिए सिंबल V4 यूज़ करते हैं। तो क्लाइन ने तो इसको V4 का नेम दिया, लेकिन बाकी मैथमेटिशियंस ने क्लाइन के नेम पे इसको K4 का नेम दे दिया। तो क्लाइन 4 ग्रुप ऐसा है कि इसमें 4 एलिमेंट्स होते हैं, और ये मैंने इसकी रिप्रेजेंटेशन लिखी है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग ग्रुप है, वो इसलिए कि इसमें एक तो हम इसको नंबर्स पे डेवलप कर सकते हैं, इसको हम सेट्स पे भी बना सकते हैं, जो प्रॉपर्टी इसमें होंगी वही सेट वाले में भी होंगी। और इसको हम मैट्रिसेस पे भी डेवलप कर सकते हैं, और इसको हम किसी क्लोज फिगर की जो रोटेशंस हैं और रिफ्लेक्शंस हैं उस पर भी इसको हम बना सकते हैं। उसके लिए ये मैंने रेक्टेंगल पास बना के रखी हुई है, इसमें ये नंबरिंग की हुई है 1 2 4, क्योंकि हमने इसकी रोटेशंस करनी है और इसकी रिफ्लेक्शंस करनी है, जहाँ से ये हम इसके ग्रुप बनाएंगे कि कैसे EABC इसका ग्रुप बनेगा। तो हम पहले जानेंगे कि क्लाइन 4 ग्रुप है क्या, और फिर इसकी जो डिफरेंट बाकी फॉर्म्स हैं, मैट्रिसेस में क्या बनती है, सेट्स में क्या बनती है, और ये जो रोटेशंस और रिफ्लेक्शन से बनेगी वो कैसे बनेगी, इन सब को हम पढ़ेंगे आज। इसमें 4 एलिमेंट्स होते हैं, एक आइडेंटिटी है और बाकी 3 एलिमेंट नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं, जिनको हमने A, B और C का नेम दे दिया है। तो ग्रुप की रिप्रेजेंटेशंस भी होती हैं, शायद आपने पढ़ी हों। ग्रुप को लिखने के लिए मैथमेटिकल जैसे सेट बिल्डर नोटेशन होती है, इस तरह की फॉर्म्स यूज़ की जाती हैं, जिससे ग्रुप को कंस्ट्रक्ट करना और समझना ईजी हो जाता है। तो इसकी ये जो रिप्रेजेंटेशन है, इसमें हम देखते हैं कि अगर 2 एलिमेंट A और B हैं तो A का स्क्वायर, B का स्क्वायर और AB का स्क्वायर आइडेंटिटी के इक्वल होगा। लेकिन बाकी इन्फॉर्मेशन भी हमें इसी से मिलेगी। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि जब हम A और B 2 एलिमेंट लेंगे और उन दोनों के जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनेगा AB। इसी AB को मैंने C का नेम दिया हुआ है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम A और B 2 एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा C, यानी तीसरा एलिमेंट। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है कि इसमें अगर हम 2 एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तीसरा एलिमेंट आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि एक A हम लेते हैं और दूसरा हम ले लेते हैं AB, जिसको हमने C बोला हुआ है। यानी अब AC को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसका आंसर B आना चाहिए। तो इसको हम देखते हैं कि अगर A को A से मल्टीप्लाई करते हैं तो A स्क्वायर B बनता है, और A स्क्वायर जैसा कि रिप्रेजेंटेशन से मालूम है हमें वो E के इक्वल है, तो EB बन गया B। तो अब प्रूव हो गया कि AC इज़ इक्वल टू B आ गया, यानी 2 एलिमेंट्स का प्रोडक्ट तीसरे एलिमेंट के इक्वल होता है। इसी तरह से अगर हम AB करें वो तो डायरेक्ट AB इज़ इक्वल टू C बन गया। अगर हम BC करते हैं तो इसका आंसर A आना चाहिए, जैसा कि हमने लिखा कि BC असल में AB है। तो इसको भी हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा AB स्क्वायर, और B स्क्वायर आइडेंटिटी के इक्वल है, तो ये हो गया AE जो कि इक्वल होगा A के। तो क्या प्रूव हुआ कि BC भी A के इक्वल है। जो क्लाइन 4 ग्रुप है, इसमें हर एलिमेंट का जो स्क्वायर है A स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर, वो आइडेंटिटी के इक्वल है। और हम जानते हैं कि अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर 2 हो तो वो एलिमेंट सेल्फ इन्वर्स होता है। यानी अगर हम A को A से मल्टीप्लाई करते हैं तो
वो बन जाता है ए स्केयर, और उसका आंसर अगर ई है, ए स्केयर का आंसर अगर ई है तो इसका मतलब हुआ कि ए का इन्वर्स ए ही है, यानी ए सेल्फ इन्वर्स है। तो इसका मतलब हुआ कि ए भी सेल्फ इन्वर्स है, बी भी सेल्फ इन्वर्स है और सी भी सेल्फ इन्वर्स है। लेकिन हम जानते हैं कि हर ग्रुप में आइडेंटिटी तो सेल्फ इन्वर्स होता ही है हमेशा, लेकिन ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें आइडेंटिटी के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स भी सेल्फ इन्वर्स होते हैं। जैसे ए भी सेल्फ इन्वर्स है, बी भी सेल्फ इन्वर्स है और सी भी सेल्फ इन्वर्स है। आइडेंटिटी के अलावा हर ग्रुप में कुछ और एलिमेंट्स भी ऐसे हो सकते हैं जो कि सेल्फ इन्वर्स हों, लेकिन उनकी तादाद डिफरेंट होती है, कुछ में होते भी हैं कुछ में नहीं भी होते। लेकिन ये एक ऐसा ग्रुप बन गया है कि जिसमें तमाम के तमाम एलिमेंट्स, वो आइडेंटिटी हो या नॉन आइडेंटिटी, वो सारे के सारे सेल्फ इन्वर्स हैं, उनका ऑर्डर 2 है। तो एक बात तो हमें ये पता चल गई है कि हमने ग्रुप कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, कि अगर हम ए बी या बी सी या सी ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर थर्ड एलिमेंट आएगा। जब हम सेल्फ मल्टीप्लाई करेंगे ए को ए से या बी को बी से या सी को सी से, तो उसका आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। तो इसको ग्रुप चेक करने के लिए एलिस टेबल इसका कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो जब हम ई को ई से मल्टीप्लाई करेंगे ई को ए से ए और बी और सी से मुकम्मल हो गया। अब हम ए को ई से करते हैं तो ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्केयर वो हमने देखा वो ई के इक्वल है, और ए को बी से तो इसका आंसर सी आएगा यानी थर्ड एलिमेंट, और ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड एलिमेंट अब बी बनेगा, और बी को ई से बी और बी को ए से करेंगे तो सी बनेगा, बी को बी से करेंगे बी स्केयर बन जाएगा वो ई होता है, और बी को सी से करेंगे तो ए। इसी तरह से आप ये सारा टेबल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये हमने इसका कैलिस टेबल मुकम्मल कंस्ट्रक्ट कर लिया है। अब हम इसमें देखते हैं कि सारे एलिमेंट्स ए बी सी और आइडेंटिटी ही हैं, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है और एसोसिएट भी इसमें हो जाएगी। और तीसरी बात हम देखते हैं कि ये ई आइडेंटिटी एलिमेंट बनता है, क्योंकि ये सबसे मल्टीप्लाई होने के बाद वही एलिमेंट देता है ए बी और सी। तो तीसरी प्रॉपर्टी भी हो गई, और चौथी प्रॉपर्टी इन्वर्सेस भी देखते हैं हम कि मौजूद हैं। हर रो में अगर हम देखें तो आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद है, और हर कॉलम में अगर हम देखें तब भी आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद है। इसका मतलब है कि हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। बल्कि उससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर किसी ग्रुप के कैलिस टेबल में आइडेंटिटी एलिमेंट सारे के सारे मेन डायगोनल पे आ जाएं, जैसे कि इस ग्रुप में आ रहे हैं, तो उस ग्रुप में हर एलिमेंट सेल्फ इन्वर्स होगा। लेकिन अगर किसी एलिमेंट का आइडेंटिटी एलिमेंट मेन डायगोनल पे नहीं आता, फॉर एग्जांपल अगर सी के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ ना आए, वो एक ही जगह आ जाए, तो फिर उसका इन्वर्स तो बी बनेगा। इसी तरह से हम V4 को सेट्स के लिए भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो उसमें ऐसे होगा कि हम कोई सेट लेंगे, फॉर एग्जांपल एक्स सेट लेते हैं जिस पे हमने कंस्ट्रक्ट करना है, उसको हम ले लेते हैं 0 1। तो आपने जो पावर सेट है उसको लेट कर लेना है जी। ये सेट होगा जिसको हम क्लाइन 4 ग्रुप प्रूव करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि फ़र्स्ट एलिमेंट 5 हो गया, इसको हम ए आइडेंटिटी का नाम देते हैं, और सेकंड एलिमेंट को ए लिखते हैं, कैपिटल ए लिख लेते हैं, और थर्ड को बी और फोर्थ को सी। तो यही फॉर्म बन गई है ई ए बी सी, जैसे कि ये हमने टेबल कंस्ट्रक्ट किया। तो इसी से हम इसको देख लेते हैं कि ये कैसे क्लाइन 4 ग्रुप बनता है। इसमें जो हमने ऑपरेशन लेना है वो लेना है सिमेट्रिक डिफरेंस। तो सिमेट्रिक डिफरेंस इस तरह से डिफाइन होता है कि अगर हम ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी करेंगे तो उसका फार्मूला होता है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। आपने ए और बी के यूनियन में से ए और बी के इंटरसेक्शन को माइनस करना है, तो वो होगा सिमेट्रिक डिफरेंस। तो ई ए बी सी हमने नेम दे दिए सेट्स को, तो यानी इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब वेरीफाई करना हो तो सबसे पहले हम कर लेते हैं कि अगर ए का स्केयर करें या बी का स्केयर करें या सी का स्केयर करें तो उसका आंसर आइडेंटिटी आना चाहिए, जैसे कि यहाँ आ रहा था। तो पहले हम चेक करते हैं ए को। तो ए के स्केयर का मतलब हुआ ए सिमेट्रिक डिफरेंस ए, यानी जब हम ए को ए के साथ ऑपरेशन लगा देंगे तो वो बन जाएगा ए स्केयर। तो इसका आंसर एम्प्टी सेट आना चाहिए, यानी आइडेंटिटी आना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, हमने ए का ए के साथ यूनियन करना है, तो उसका आंसर आएगा ए, यानी 0 एलिमेंट। और जब हमने ए को ए के साथ इंटरसेक्शन करना है, उसका आंसर भी ए आएगा, यानी 0 एलिमेंट। और तो ये बराबर हुआ एम्प्टी, यानी आइडेंटिटी के बराबर हो गया। प्रूव हो गया कि ए का स्केयर आइडेंटिटी बन गया। इसी तरह से जब बी लिखेंगे वो भी 0 आइडेंटिटी हो जाएगा, 5 आ जाएगा, और अगर सी लिखेंगे तो वो भी
फाई आ जाएगा, आइडेंटिटी बन जाएगा। ये बात तो जो क्लाइन 4 में थी वो मुकम्मल होगी कि हर एलिमेंट सेल्फ इन्वर्स है। इसी तरह से दूसरी प्रॉपर्टी को चेक करते हैं कि अगर हम ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि यहाँ पर मल्टीप्लाई का मतलब है सिमेट्रिक डिफरेंस, तो उसका आंसर आना चाहिए सी। अब हमने ए और बी को लेना है, आंसर सी आना चाहिए। तो यहाँ हमारे पास ए है 0 और बी है 1, तो इन दोनों का यूनियन करेंगे तो उसका आंसर आएगा 0 1। माइनस हमने इंटरसेक्शन करना है तो इनका इंटरसेक्शन होगा एम्प्टी, क्योंकि इनके इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा, तो इसका आंसर होगा 0 1 जो कि इक्वल टू सी है। तो प्रूव हो गया कि दो एलिमेंट का प्रोडक्ट तीसरे के इक्वल आ रहा है। इसी तरह से अगर हम चेक करना चाहें ए सी को चेक कर लें तो उसका आंसर बी आना चाहिए, तो ए सी बनता है। अगर हम ए और सी का यूनियन करें, ए 0 है और सी 0 1 है, तो यूनियन 0 1 आएगा। माइनस हमने इंटरसेक्शन करना है तो उसमें 0 आएगा, तो जब माइनस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1 जो कि इक्वल टू बी है। प्रूव हुआ कि जो हमने ये ग्रुप नया बनाया है किसी सेट के पावर सेट पे, वो भी क्लाइन 4 की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हमने सेट्स पे क्लाइन 4 ग्रुप बना दिया। तो ये क्लाइन 4 ग्रुप की खूबसूरती है। इंटरेस्टिंग बात है कि ये एलिमेंट्स पे भी बन रहा है और साथ में सेट्स पे भी बन गया। लेकिन इसी तरह से अगर हम इसको मॉडुलर अरिथमेटिक में कन्वर्ट करें तो ये उस पे भी ग्रुप बन जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं U8 इज़ इक्वल टू 1357 मॉड 8 में, क्योंकि जो रिलेटिवली प्राइम नंबर होते हैं वो हम इसमें लिखा करते हैं। जैसा कि ग्रुप के लेक्चर में हमने इसको डिटेल से पढ़ा था कि ये किस तरह से कंस्ट्रक्ट होता है और इसके जो कैलिस टेबल है वो कैसे बनाया जाता है। इसमें भी हम इजी करने के लिए इसको ई लिख लेते हैं, इसको ए लिखते हैं, 5 को बी और 7 को सी। तो ये क्लाइन 4 ग्रुप है या नहीं, तो उसके लिए ये दो बातें अगर हम चेक कर लें कि हर एलिमेंट का स्केयर आइडेंटिटी आ जाए और दो एलिमेंट का जो प्रोडक्ट है वो तीसरे के इक्वल आ जाए, तो फिर प्रूव हो जाएगा कि ये भी क्लाइन 4 ग्रुप बनाता है और टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं ये नेम लिखी जा रहा हूँ, इसीलिए जब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो यही बनेगा जो हमने नंबर्स के लिए बनाया था EABC। यानी आप समझें कि इसका टेबल ये बनाया है और इससे आप चेक कर सकते हैं कि हर एलिमेंट का स्केयर आइडेंटिटी बनेगा और दो का प्रोडक्ट तीसरे के इक्वल आएगा। तो चेक करते हैं। सबसे पहले हम ए का स्केयर, जब हम ए का स्केयर करेंगे तो हम ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे। ए हमारे पास 3 है, तो जब हमने 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो वो बना 9, और जब हम 9 को 8 पे डिवाइड करेंगे मॉड की वजह से, तो कन्ग्रुएंट में इक्वल आंसर आएगा 1 यानी आइडेंटिटी। इसी तरह से जब हम 5 को करेंगे तो 5 को हम 5 से करते हैं 25 को 8 पे डिवाइड करते हैं तो 24 और बाकी आ गया फिर 1। जब हम 7 से करेंगे तो 7 को 7 से 49 और जब 8 पे डिवाइड करेंगे तो 48 बनेगा, उसमें भी आ जाएगा 1। यानी हर एलिमेंट जो नॉन आइडेंटिटी है उसका ऑर्डर 2 बन रहा है, यानी वो सेल्फ इन्वर्स बन रहा है। इस तरह से दूसरी कंडीशन भी देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं ए और बी, ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 5 है, तो ये हो गया 15। तो जब हम 15 को डिवाइड करेंगे 8 से तो बाकी हमारे पास आएगा 7 यानी सी एलिमेंट। और इसी तरह से जब आप बी सी को मल्टीप्लाई करेंगे, बी हमारे पास 5 है और सी 7 है, तो ये आएगा 35। तो 35 को जब हम 8 पे डिवाइड करेंगे तो वो बाकी हमारे पास आएगा 3, यानी कि ये एलिमेंट आ गया ए। बी और सी को मल्टीप्लाई किया तो ए। तो इसी तरह से आप यहाँ देखें ये 1 3 5 7 यहाँ आप लिखते जाएं तो ये टेबल कैलिस टेबल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। अगर आप इसका कैलिस टेबल बनाना चाहें तो आप इसको देख के बना सकते हैं। ई को हमने 1 लिखा और ये था 3 और बी है 5 और सी 7, और इसी तरह से 1 3 5 7। इस तरह से आप ये कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं। अगर आप मल्टीप्लाई करके भी देखना चाहते हैं तो सारा यही बनेगा, या इसको आप इसी फॉर्म में लिख सकते हैं। इस तरह से आप इसका कैलिस टेबल्स बना के भी चेक कर सकते हैं कि ये बिल्कुल ग्रुप बन रहा है। जैसे ये सारे के सारे जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो मेन डायगोनल पे आ रहे हैं, तो इसलिए हर एलिमेंट सेल्फ इन्वर्स बन रहा है। अगर हम क्लाइन 4 ग्रुप को मैट्रिक्स पे देखना चाहें तो इस तरह से हम 4 मैट्रिक्स बना लेते हैं। ई आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे और ए में हम इस 1 को माइनस कर देंगे, बी में हम पहले 1 को माइनस कर देंगे और सी में हम दोनों 1 को माइनस कर देंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि हर एलिमेंट का जो स्केयर है वो ई के इक्वल आना चाहिए, यानी कि आइडेंटिटी के इक्वल आना चाहिए। तो हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। जब हम ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके 1 आ जाएगा और -1 को -1 से मल्टीप्लाई करके भी 1 आ जाएगा, तो आइडेंटिटी बन जाएगा।
और इसी तरह से अगर हम b का स्केयर करें तो जब हम -1 को -1 से करेंगे 1 बन जाएगा, और 1 को 1 से करेंगे 1 बन जाएगा, आइडेंटिटी बन जाएगा। इसी तरह से अगर हम c का स्केयर करें तो -1 ये -1 से मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाएगा प्लस का, और इसी तरह से ये -1 भी प्लस हो जाएगा और ये भी आइडेंटिटी बन जाएगा। तो पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी कि तीनों एलिमेंट जो हैं जो हमने मैट्रिक्स में बना लिए उनका स्केयर आइडेंटिटी बन जाएगा। पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी क्लाइन 4 की। दूसरी प्रॉपर्टी थी कि अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करें तो तीसरा आए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ए बी मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो जब हम 1 को -1 से करेंगे तो -1 आएगा, और जब हम -1 को 1 से करेंगे तो -1 आएगा, तो ये बन जाएगा c। और अगर हम a और c को मल्टीप्लाई करें तो जब हम 1 को -1 से करेंगे तो -1 आएगा, जब हम -1 को -1 से करेंगे तो वो +1 हो जाएगा, तो वो बन जाएगा b। अगर हम bc को मल्टीप्लाई करें -1 को -1 से करेंगे तो 1 बन जाएगा, और 1 को -1 से करेंगे तो -1 बन जाएगा, तो ये बनेगा a। तो ये मुकम्मल हो गया। हमने देख लिया कि इसमें क्लाइन 4 की दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं। तो इसी की तरह से जो मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे तो ये जो कैलिस टेबल हमने बनाया था यही बनेगा दोबारा से। ई की जगह ई आएगा और ये यहाँ कैपिटल मैट्रिक्स आ जाएगा, ये कैपिटल मैट्रिक्स बी आ जाएगा और ये कैपिटल में सी मैट्रिक्स आ जाएगा, जैसे कि हमने ए बी सी नेम रखे थे सेट्स के। यानी ये सारा टेबल वही रहेगा, सिर्फ ए बी सी एज ए एलिमेंट चेंज हो जाएंगे। पहले ये नंबर थे, फिर हमने इनको मॉडुलर अरिथमेटिक में नंबर ले लिया, फिर हमने ए बी सी को सेट्स ले लिया, फिर हमने ए बी सी को मैट्रिक्स ले लिया। तो सब में हमने देखा कि ये क्लाइन 4 ग्रुप बन रहा है, प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्लाइन ने ग्रुप बनाया कि इसको हम मैथ के जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें भी अप्लाई करके देख सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो अब रह गया जी हमारा आखिरी काम, जो कि ये था बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये इसमें हम इसकी ये जो डायग्राम हमने ली है इसको रेक्टेंगल कहते हैं, और इसमें मैंने ये नंबरिंग 1 2 3 4 लिखी है समझाने के लिए कि इसकी रोटेशंस हमने लेनी है और इसकी हमने बनानी है रिफ्लेक्शंस, और वहाँ से बनाना है क्लाइन 4 का ग्रुप। तो इसको बनाते हैं हम। ये जो रोटेशंस और रिफ्लेक्शंस का तरीका है ये आप किसी भी सिमेट्रिक डायग्राम पे लगा सकते हैं। जैसे कि मैं अप्लाई करने लगा हूँ इसको रेक्टेंगल पे, इस तरह से आपके पास अगर कोई और डायग्राम है जो सिमेट्रिक हो तो आप उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मेथड ये होता है कि इसमें 2 रोटेशंस होती हैं और इसमें रिफ्लेक्शंस होती हैं। वो कैसे बनाई जाएंगी, कैसे फाइंड की जाएंगी, अब हम उसको करते हैं। तो सबसे पहले यह है कि आपने जिस तरह की डायग्राम लेनी है उस तरह की आपने यहाँ एक फिगर ड्रा कर लेनी है, बाउंड्री ड्रा कर लेनी है, और आपने फिर उस डायग्राम को नंबरिंग कर लेनी है और उसके अंदर आपने इसको फिट कर लेना है। जैसे मैंने ये कर लिया, इसमें मैंने नंबरिंग कर दी है 1 2 3 और 4। तो इसमें आप याद रखेंगे कि आप नंबरिंग कहाँ से शुरू करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसकी नंबरिंग यहाँ से शुरू करूँगा, यानी जब हम इसकी नंबरिंग लिखा करेंगे तो वो 1 2 3 4 यहाँ से लिखा करेंगे। तो इसमें होता है ऐसे है कि आपने इसको रोटेट करना है और फिर आपने देखना है कि ये दोबारा घूम के इसी फॉर्म में आए। तो कैसे आ सकती है, अगर हम इसको इस तरह से करते हैं तो ये हमने इसको 90 के एंगल पे रोटेट किया लेकिन ये उसमें फ़िट नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये रोटेशन नहीं होगी। तो आप इसको दोबारा एक दफ़ा फिर करें तो ये हम देख रहे हैं कि ये 180 पे रोटेट हो गई है, तो ये एक रोटेशन बन गई है। तो इसलिए सबसे पहले जब हम दोबारा इसको रोटेट करेंगे तो फिर ये दोबारा उसी फॉर्म में आ जाएगी जिस फॉर्म में थी, यानी 360 के एंगल पे, यानी 0 के इक्वल। 360 का एंगल 0 के इक्वल ही होता है। तो इसलिए सबसे पहली जो है रोटेशन उसको हम, यानी कोई रोटेट नहीं करे, उसको हम नाम लिखेंगे ई का और उसको हम लिखेंगे R नॉट लिख लेते हैं, R नॉट, और उसकी वैल्यू है 1 2 3 4। जब हम इसको 180 पे रोटेट करेंगे तो ये दोबारा उसी डायग्राम उसी बाउंड्री में फिट आ जाएगी। तो इसकी ये रोटेशन हुई, इसका नेम A लिख लेते हैं, और ये हुई R रोटेशन 180। तो और इसकी वैल्यू बनती है 3 4 1 2। तो आप लिख लें यहाँ 3 4 1 2। तो ये आपने याद रखना है कि ये जैसे मैंने एरो लगा दिया, तो आपने इसकी नंबरिंग यहाँ से शुरू की थी वहाँ से ही लिखनी है। अगर आप यहाँ से लिखना शुरू कर देंगे तो गलत हो जाएगी। 3 से ही शुरू करनी है जहाँ से पहले आपने शुरू की थी। अब हम देखते हैं कि जब हम इसको दोबारा रोटेट करेंगे तो ये दोबारा 1 2 3 वाली ही रोटेशन बनती है। तो इसका मतलब हुआ इसकी सिर्फ 2 रोटेशंस पॉसिबल हैं। हर सिमेट्रिक जो जिस्म होता है इस तरह का, जो क्लोज फिगर होती है, उसकी रोटेशंस और रिफ्लेक्शंस उस पर डिपेंड करती हैं। तो इसकी कितनी हुई, इसकी 2 हुई। लेकिन एक बात है
कि जितनी किसी भी फिगर की रोटेशंस होती हैं उतनी ही उसकी रिफ्लेक्शंस पॉसिबल होती हैं। तो अब हम इसकी रिफ्लेक्शंस चेक करते हैं। पहले हम इसको उसी फार्म में ले आते हैं। ये नॉर्मल फार्म है जहाँ से हम ऑपरेशन चेक करते होते हैं। तो ये हमने रोटेशंस चेक कर ली हैं, 2 बनी है। अब इसकी रिफ्लेक्शंस भी 2 बनेंगी। तो रिफ्लेक्शन सबसे पहले बनती है एक्सिस के अलोंग बनती होती है रिफ्लेक्शन। सबसे पहले हम इसका एक्सिस लेते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। इसके अलोंग जब हम इसको रोटेट करेंगे तो इस तरह से ये आ जाएगी। तो इसकी नंबरिंग बनेगी, यानी इसको हमने रोटेट किया है हॉरिजॉन्टली और इसको हम नाम देते हैं बी का, और इसकी वैल्यू बनती है 4 3 2 1 4 3 2 1। उसके बाद हम सी लिखेंगे। तो ये एक बात आप देख लें, मैंने जब नंबरिंग लिखी है 1 2 3 4 तो आपने उसकी बैक पे भी उसी तरह से लिखनी है। 1 की बैक पे आपने 1 लिखना है और 2 की बैक पे आपने 2 लिखना है और 4 की बैक पे आपने 4 लिखना है और इसी तरह से 3 की बैक पे आपने 3 लिखना है। तो इस तरह से फिर आप सही रोटेशंस और रिफ्लेक्शंस बना लेंगे। तो उसके बाद ये एक और एक्सिस हमारे पास है वर्टिकल एक्सिस। तो अब एक रोटेशन हम वर्टिकल एक्सिस के अलोंग बना सकते हैं। तो अब हम इसको वर्टिकली जो एक्सिस है उसके अलोंग जब रोटेट करेंगे तो हम इस फॉर्म में इसको ले आएंगे। तो अब हम इसकी नंबरिंग करते हैं, वो बनेगी 2 1 4 3। तो ये हुई आर वर्टिकल रिफ्लेक्शन। तो ये हुई 2 1 4 3। इसकी नंबरिंग लिखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए ये इसकी नंबरिंग लिख रहा हूँ। वैसे हमें इसकी पोजीशन से पता चल जाता होता है कि ये कौन सी पोजीशन है इन चारों में से। तो ये तो हो गया कि इसके जो 4 एलिमेंट हैं वो कंस्ट्रक्ट हो गए हैं। ई क्या है, ए बी और सी, ये मैंने आपको बता दिया, उसकी नंबरिंग भी लिख दिया आपको समझाने के लिए। इसका ऑपरेशन है कंपोजिशन। तो सबसे पहले अब हम चेक करते हैं कि क्या हर एलिमेंट का स्केयर आइडेंटिटी के इक्वल आता है। तो सबसे पहले ए को चेक करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ए को ए से मल्टीप्लाई करना है, यानी ए कंपोजिशन ए हमने करना है। तो उसमें क्या होगा, ए स्केयर बन जाएगा। और ए था क्या, ए था 180 रोटेशन। तो ये हमारे पास, पहले इसको हम नॉर्मल फॉर्म में ले आते हैं। ये हमारे पास नॉर्मल फॉर्म में है। तो मल्टीप्लाई करने का मतलब है कंपोजिशन। पहले आप ए लेंगे, ए क्या था 180 रोटेशन। तो यहाँ आप इसको 180 रोटेशन पे ले आए, ये था ए, ये हमारे पास अब ए है। तो अब हमने ए को ए से मल्टीप्लाई करना है। तो ए को ए से मल्टीप्लाई करना, कंपोजिशन करने का मतलब क्या है कि आप ए को एक दफ़ा फिर इसका ए बनाएंगे, यानी 180 पे इसको रोटेट करेंगे। तो अब हम इसको फिर 180 पे रोटेट करते हैं। तो हम देखते हैं कि इसका आंसर आता है 1 2 3 4, और 1 2 3 4 क्या है, ई। इस बात को दोबारा समझें, ये नॉर्मल फॉर्म है। ए का मतलब है कि आपने इसको 180 पे रोटेट करना है नॉर्मल को। तो लेकिन यहाँ पर 2 है, ए स्केयर है, ए को, यानी ये काम आप 2 दफ़ा करेंगे। तो पहले आपने एक दफ़ा किया तो ये बना ए, फिर आपने एक दफ़ा किया 180 पे रोटेट तो ये बन गया ए स्केयर, और ये हम देखते हैं ये बना 1 2 3 4, यानी आइडेंटिटी। इसी तरह से जब आप बी पे करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल हम बी कंपोजिशन बी करते हैं। तो बी क्या है, बी है हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन। ये नॉर्मल फॉर्म है। अब हम हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन करते हैं, ये होगी हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन। तो ये बन गया बी। अब हमने एक दफ़ा और बी करना है, तो एक दफ़ा और हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन करते हैं। तो ये बन गया ई, 1 2 3 4। तो इसलिए बी का स्केयर भी ई बन गया। इस तरह से सी का भी बन जाएगा। अब हम चेक करते हैं क्या 2 का प्रोडक्ट तीसरे के इक्वल आता है, यानी हम करते हैं ए बी और उसका आंसर आना चाहिए सी। अब ए बी हमारे पास क्या है, ए है आर 180 और बी है हमारे पास आर एच। तो इसका आंसर आना चाहिए सी, यानी आर वी, यानी वर्टिकल। तो देखिएगा बड़ा इजी है, बस थोड़ा सा इसको टेक्निकली आप ज़हन में रखें। अब हमने ए और बी को आपस में करना है मल्टीप्लाई, यानी कंपोजिशन। तो कंपोजिशन में हम जानते हैं कि पहले दूसरा ऑपरेशन हुआ करता है, जैसे कि अगर एफ़ ऑफ जी हो तो ये होता है एफ़ ऑफ जी, यानी पहले जी अप्लाई होता है फिर एफ़ अप्लाई होता है। तो इसका मतलब हुआ, ये तो सेम थे ए बी यू बी, इसलिए पहले जो मर्ज़ी का, लेकिन यहाँ ए बी है तो पहले आपने बी वाला काम करना है बाद में ए वाला करना है, यानी पहले जी वाला करना है बाद में एफ़ वाला। इस तरह से पहले आपने बी वाला काम करना है, उसके बाद आपने ए वाला काम करना है। तो आंसर सी आना चाहिए। तो बी वाला काम क्या है, हॉरिजॉन्टल रोटेशन,
तो ये हम करते हैं रिफ्लेक्शन, हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन कर दी हमने। ये हमारे पास आ गया बी का काम हो गया। अब हमने करना है ए वाला काम। ए वाला काम क्या है कि 180 पे रोटेट करना है इसको हम 180 पे रोटेट करते हैं। ये हो गया 90 और ये हो गया 180। अब हम इसकी वैल्यू देखते हैं 2143 यानी सी बन गया, RV बन गई वैल्यू। वेरीफाई हो गया कि 2 का प्रोडक्ट तीसरे के इक्वल आ रहा है। एक और हम वैल्यू देखते हैं। अब हम BC को करते हैं, उसका आंसर A आना चाहिए। अब हम BC को करते हैं, उसका आंसर A आना चाहिए। तो B की वैल्यू, B का क्या काम है कि हमने RH करना है और C का क्या काम है कि हमने RV करना है और इसका आंसर A आना चाहिए, यानी कि R 180 वाली वैल्यू आनी चाहिए। तो फिर उसी तरह से कंपोजिशन में पहले हम इसको नॉर्मल फॉर्म में ले आते हैं। आपने क्या करना है, पहले C वाला काम करना है, यानी आपने पहले RV वर्टिकल रिफ्लेक्शन आपने करनी है। तो ये हो गई वर्टिकल रिफ्लेक्शन, वर्टिकल एक्सिस के लॉन्ग। अब आपने दूसरा काम B वाला करना है, यानी हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन करनी है। अब आप इसकी कर लें हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन। तो इसको हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू बनती है 3412, तो वो बन गया R180 यानी A। इस तरह से हमने देख लिया कि जो एक सिमेट्रिक डायग्राम है, जैसे कि रेक्टेंगल को हमने लिया तो उसकी जो रोटेशंस थी वो 2 बनती थी और इसकी रिफ्लेक्शंस भी 2 बनती थी, और उनको कंपोजिशन के ऑपरेशन से जब हमने सिंप्लीफाई किया और उसको चेक किया तो वो जो क्लाइन 4 की प्रॉपर्टीज़ थी दोनों के हर एलिमेंट जो है वो सेल्फ इन्वर्स है, वो भी इसने सेटिस्फाई की हैं। और दूसरी जो बात थी कि 2 एलिमेंट्स का प्रोडक्ट तीसरे एलिमेंट के इक्वल आता है, तो वो भी इसने सेटिस्फाई की है। तो इस तरह से हमने क्लाइन का जो ग्रुप था वो 5 डिफरेंट एस्पेक्ट्स से बना के देख लिया, और ये लास्ट पे हमने एक सिमेट्रीज़ भी देख ली हैं। और हम देखते हैं कि जैसे हमने बाकियों के टेबल कंस्ट्रक्ट किए थे, तो इसको भी हम EABC कह के जो रोटेशन थी नॉट वाली और 180 वाली और हॉरिजॉन्टल वाली और वर्टिकल वाली, तो यहाँ पर अगर हम इनको कन्वर्ट करें तो ये सारा टेबल हमारे पास सिमेट्रीज़ वाला आ जाएगा। ये तो था क्लाइन 4 ग्रुप, जिसको हम V4 और K4 से डिनोट करते हैं। और इसमें हमने देखा कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी इसमें कि ये एक से ज़्यादा जो एस्पेक्ट्स हैं उन सब में सेम प्रॉपर्टीज़ के साथ कंस्ट्रक्ट हो जाता है, और इसमें हर एलिमेंट जो है वो सेल्फ इन्वर्स भी होता है। और उम्मीद करता हूँ कि क्लाइन 4 ग्रुप के बारे में जो कुछ आज हमने पढ़ा, जो सीखा, और जिस तरह से इसके टेबल हमने कंस्ट्रक्ट किए नंबर्स के लिए और सेट्स के लिए और मैथ्स के लिए और अरिथमेटिक के लिए, मॉडुलर अरिथमेटिक के लिए, और जो रेक्टेंगल की हमने सिमेट्रीज़ को इसमें चेक करके ग्रुप बनाया, आप इन सब बातों को समझ चुके होंगे। अगर फिर भी किसी बात की आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह आंसर कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।